नमस्कार दोस्तों, जीके की पोटली में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट भारतीय संविधान के एक ऐसे बिंदु की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और कन्फ्यूजेबल भी है। कई बार एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर या इसको सही कॉन्सेप्ट को समझे बिना हम ऐसे प्रश्नों को हल कर ही नहीं सकते। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में जो मूल ढांचा या फिर जिसको बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है जिसको, या बुनियादी ढांचा बोला गया है, या आधारभूत ढांचा बोला गया है। ये काफ़ी बार हमें सुनने को मिलता है, लेकिन ये है क्या? तो आज हम बात करते हैं कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और वर्तमान में इससे संबंधित क्या प्रावधान है। तो बात करें दोस्तों हम बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे, बुनियादी ढांचे की, तो मूल ढांचा होता क्या है? तो मूल ढांचा क्या होता है? ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान जिनमें संसद के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि संपूर्ण संविधान इन्हीं प्रावधानों पर आधारित है। तो ऐसे प्रावधान क्या कहलाते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, या इन प्रावधानों को मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? ऐसे प्रावधान होते हैं किसी भी संविधान में जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जिनमें संसद के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण संविधान इन्हीं प्रावधानों पर आधारित होता है। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा कि मूल ढांचा है क्या। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्ड है वो कब यूज में लिया गया। तो इस जो मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। कब किया गया था दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे पहले प्रयोग? 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। तो ये अभी तक हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति से पहले ऐसा क्या हुआ कि संविधान को मूल ढांचा जैसा शब्द संविधान में जोड़ना पड़ा। तो बात करते हैं सबसे पहले 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। उसमें क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संसद संविधान में तो संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 के तहत आपको पता है संविधान संशोधन कर सकती है संसद। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, संविधान में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 के तहत संसद क्या कर सकती है? संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या हुआ? न्यायपालिका और विधायपालिका में जैसे हम देखते हैं संघर्ष चलता रहता है। जैसे न्यायपालिका ने कहा कि संसद को कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करे, तो विधायिका ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित कर दिया। और उसमें क्या पारित किया गया संसद में कि जो गोलकनाथ वाद में जो निर्णय दिया गया है उसको चुनौती दी गई है, और संसद में ये पारित कर दिया कि मौलिक अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में संसद संशोधन की शक्ति रखती है। देखा दोस्तों क्या हुआ? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को कोई अधिकार नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करे। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार एक मूल आधार है संविधान का, उनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो विधायिका ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित कर दिया, और जो गोलकनाथ वाद में जो भी निर्णय दिए गए थे उनको चुनौती देते हुए कहा कि संसद में इतनी शक्ति है कि वो संपूर्ण संविधान में भी संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों के साथ में। फिर क्या हुआ? जैसे विधायिका ने ये किया, अब बारी आई न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका ने 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या आदेश दिए? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि
ये जो 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था, इसमें क्या किया गया था, जो 24वां संविधान संशोधन संसद ने किया था, जिसके अंतर्गत वह मौलिक अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में परिवर्तन कर सकती थी, उसको चैलेंज किया गया 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। और यह कहा गया कि संसद संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो फिर विधायिका ने कहा कि मूल ढांचे में क्या क्या सम्मिलित है, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका निर्धारण हम जो आने वाले वाद है, आने वाले केसेज हैं, जैसे जैसे केसेज ऐसे आएंगे इससे रिलेटेड हम मूल ढांचे की परिभाषा देते रहेंगे। तो अभी तक क्या हुआ है, वयस्क मताधिकार, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन, इन सबको मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया है। वैसे इसकी स्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं दी गई है। तो दोस्तों ये था बेसिक स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है किसी भी संविधान के, वो प्रावधान जो कि उस संविधान के आधार है और उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो होते हैं मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। उत्पत्ति इनकी हुई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, और ऐसी स्थिति बनी क्यों थी, क्योंकि 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में संसद ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत विधायिका ने क्या किया, गोलकनाथ वाद में दिए गए निर्णय को चुनौती दी और बोला कि मौलिक अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में संशोधन की शक्ति संसद रखती है। फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया, जिसमें 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। संसद के द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर बात आई कि मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आने वाले वाद जो भी होंगे हम उनमें डिसाइड करेंगे कि किस प्रावधान को मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। उसी के अंतर्गत वयस्क मताधिकार, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्यायपालिका की सर्वोच्चता व न्यायिक पुनरावलोकन को अभी तक मूल ढांचे में शामिल किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।